तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक कैरियर में जाएं और फ़ौरन से पहले आपको बहुत ज़्यादा पे मिल जाए, आप एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दें। थोड़ा सा उसमें आपको टाइम, पेशेंस चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच ए पॉइंट जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आपने जो मेहनत की है वो रायगा नहीं गई, बल्कि उसका कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो आपको ज़रूर मिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आई एम योर होस्ट बीनिश आरजू और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं हिज नेम इज़ मोहम्मद उमर और ये कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट PIFT एंड ही इज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर। तो हम इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बीनिश, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं आप कैसे? जी आई एम फाइन, थैंक यू। सर आई नो यू सिंस पास्ट 8-9 ईयर्स, तो लेकिन आपकी जो पीछे से स्टोरी है वो पूछना चाह रही हूँ कि आप किस तरह इस फील्ड में आए हैं, कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो ये बहुत रेयर था ना ये चीज़, अब तो फिर थोड़ा सा एक्सपोजर आ गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं असल में अपनी फैमिली में सबसे यानी कि सबसे छोटा हूँ। आप कह सकते हैं कि लास्ट सिबलिंग। तो छोटे होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो मुझे कुछ प्रिविलेज मिल गया कि मैं अपने मर्जी के कैरियर पाथ को चूज़ कर सकता हूँ। आल्दो पेरेंट प्रेशर था, मुझे FSC जो सी है वो मैंने मेडिकल में की, मुझे मेडिकल में एडमिशन भी मिला कराची के अंदर। तो लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मेंटोर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे मेंटोर मिल गए कि जिसमें मुनव्वर अली सैयद, वो इस वक्त IVS में पढ़ा रहे हैं, RM नईम, वो NC हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, इज़ अ वेरी फेमस विजुअल आर्टिस्ट। उन्होंने गाइड किया कि आपकी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अपार्ट फ्रॉम मैं अपने कैरियर जिस तरह मैं पढ़ रहा था मेडिकल में, लेकिन साथ साथ ड्राइंग किया करता था। तो ड्राइंग के लिए मैं उनके स्टूडियोज़ जाया करता था। जब मैं लाहौर में था तो नईम साहब के स्टूडियो में जाता था, जब मैं कराची में था तो मुनव्वर साहब के स्टूडियो में ड्राइंग करता था। तो वो ड्राइंग देख के उन्होंने कहा कि आपको तो आपका कैरियर पाथ जो है ये मेडिकल नहीं है, आपको तो किसी और तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उनसे गाइडेंस ली, मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं। उन्होंने फिर रेफर किया कि आप NCA में जाएं। तो मैंने कहा चलिए मैं NCA में चला जाता हूँ। फिर मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 2000 में मैंने दाखिला लिया। बीच में मेरा एक गैप ईयर आ गया क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट था उस वहाँ से, लेकिन ये एक सपोर्ट मुझे मिल गई फैमिली की तरफ से कि उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप अपनी मर्जी से कैरियर पाथ को चूज़ कर लें। तो इस तरह से आई वेंट टुवर्ड्स NCA में मैंने कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर जो है वो अपना बैचलर्स किया। लेकिन साथ साथ मेटल वर्क जो सा था वो समहाउ आपकी एक मेमोरीज होती हैं कुछ प्रीवियस। जिस तरह बचपन में मेरे मामू की वर्कशॉप थी, मेरे मामू थे, उनका नाम अली था। तो वो उनकी वर्कशॉप में वो गोल्ड स्मिथ थे बेसिकली। तो अब हम जब अपनी उनके पास गांव में कभी जाया करते थे तो उनकी वर्कशॉप में बैठकर एक एटमॉस्फेयर हमें नजर आता था। फिर मेटल के साथ कुछ ना कुछ प्ले, उसी दौर में गोल्ड के साथ उसको कट करना और उसको थोड़ा सा, तो वो एक आपकी मेमोरीज जो सी हैं वो स्टिल एक जहन में किसी ना किसी शक्ल में रह जाती हैं। तो वो मेमोरीज भी थी। तो मैं कुछ मेटल वर्क उसके अलावा ड्यूरिंग NCA भी करता रहा। वहाँ पे 1-2 फैशन शोज़ के अंदर मैंने ज्वेलरी बनाई। फिर स्मॉल वर्क वैसे खुद पहनने के लिए कभी बना लेता था, कभी इस तरह से, कोई किसी ने कुछ कहा तो इस तरह करते करते जब मैंने बैचलर्स अपना कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैंने गाइडेंस ली कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे गाइड किया गया कि अगर आपका पैशन है टुवर्ड्स द ज्वेलरी तो आप इसको ही परस्यू करो। तो फिर मैं 2004 के अंदर मैं चला गया आफ्टर माय बैचलर्स। 1 साल के बाद मैंने सिडनी में चला गया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैंने मास्टर इन कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर एजुकेटर्स किया और मेरा स्टूडियो जो था वो ज्वेलरी एंड ऑब्जेक्ट डिज़ाइन था। सो अगेन जो कैरियर था वो आप कह लें कि फ्रॉम मेडिकल टू कम्युनिकेशन डिज़ाइन, उसके बाद फिर ज्वेलरी एंड ऑब्जेक्ट डिज़ाइन की तरफ चला गया। 2008 में मैंने PIFT को ज्वाइन किया। उस वक्त जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मुझे वापस आकर कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जब मैं वापस आया तो यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो रहा था और इसके अंदर नए लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर मेरा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे हायर किया गया और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट में, और हमारा भी कैंपस जो सा पर्पस बिल्ड कैंपस है वो भी बन रहा था। तो इन द सेम ईयर हम शिफ्ट हुए इस कैंपस में। फिर उसके बाद ड्यूरिंग आप कह लें कि 9-10 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, स्टूडेंट से भी सीखा, स्टूडेंट ने मेरे से सीखा, मैंने स्टूडेंट से सीखा, बहुत सारी जगहों पे वर्कशॉप्स की, इंडिया में, थाईलैंड में, जर्मनी में, यूएसए में। सो डिफरेंट वर्कशॉप्स पे के ज़रिए डिफरेंट टेक्निक्स को सीखा। फिर करते करते 2020 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मैं एजुकेशन के अंदर हूँ तो मुझे इसके रेफरेंस में भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप एज ए टीचर जो है हमेशा लर्न कर रहे होते हैं, आपकी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो 2020 में मैंने एमफिल आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन PAFT में दाखिला लिया और 2022 में मैंने उसको कंप्लीट किया। सो एमफिल करने के बाद अब मैं वहाँ पे एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सर्व कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अच्छा हमने देखा है कि इसलिए जिनके होते हैं क्राफ्ट्स में कोई ना कोई, तो उनमें से आगे भी फैमिली में कोई ना कोई उस लाइन में लाजमी आ जाता है, जैसे हमने बताया है। आप मुझे ये बताइए, जब आप इस चीज़ में आए हैं तो आपको सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला था या अप्रिसिएशन मिली थी, क्या था? I think क्योंकि I'm talking about 2004, 2005 when I was studying in NCA. So at that time I think एक बात थी सोसाइटी में, आप कहने आर्ट एंड डिज़ाइन की करियर को कोई करियर नहीं समझा जाता था एट दैट पॉइंट। अब थोड़ी सी अवेयरनेस डिफरेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन एट दैट पॉइंट मुझे क्रिटिसिज्म मिलता था कि अच्छा कोई बुक नहीं है आपके पास, कोई इस तरह की चीजें अक्सर कहा जाती है कि यार बुक्स कहाँ हैं आपकी। इवन मेरे फादर अक्सर मुझे कहते थे यार तुम्हारी कोई तुम किताब तो कभी कोई लेके नहीं जाते। उनको मैं कहता था कि इसमें बुक्स नहीं होती, हमें प्रैक्टिकल काम करना होता है। तो लेकिन फिर जब वो देखते थे कि हम क्या करते हैं या किस तरह से करते हैं, तो वो फिर अप्रिशिएट भी करते थे कि अच्छा नहीं ये अच्छा है या इसके अंदर आपको कुछ एस्थेटिकली बेहतर नजर आ रहा है, तो इसमें अप्रिशिएशन भी मिलती थी। सही। तो सर मार्केट में आप एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर अगर आप बात करें तो कैसी ग्रोथ है, मतलब बहुत सैचुरेशन है या बिल्कुल नहीं है, तो ग्रोथ का क्या मार्जिन है? ये देखें, जो भी स्किल बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट को बनाना है और उसको सेल आउट करना है, तो आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए। सिर्फ बनाना उसमें बात नहीं होती, ठीक है ना, वो कारीगर भी बना रहे होते हैं, उसमें आपकी मार्केटिंग स्किल भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर आप किस तरह से अपने राइट टारगेट ऑडियंस को देख रहे हैं। मार्केट में मैं नहीं समझता कि सैचुरेशन है। मार्केट जो सी है वो एक सर्टन हद तक ओपन है, एक्सेप्ट करती है अच्छे डिजाइनर्स को, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको पैशन चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें का मिक्सर जब आप करेंगे तो फिर आपका जो सा है वो एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी मार्केट के अंदर। क्योंकि अब अक्सर ये समझा जाता है कि अच्छा एक स्टूडेंट जो सा है वो जब एक कोई कैरियर पाथ को चूज करता है तो वो समझता है कि शायद मेरी ग्रोथ जो सी है ना, मैं ग्रेजुएट करूंगा, फॉरेन निकलूंगा और फॉरेन से पहले मुझे जो है ना कोई इतनी ज़्यादा जगह मिल जाएगी, इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे कि मैं कर लूँगा। इस तरह आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इंडस्ट्री से भी लर्न करते हैं। यू आल्सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल, यू आल्सो लर्न फ्रॉम योर पीयर्स, यू आल्सो लर्न फ्रॉम योर कलीग्स। तो आपको देखना चाहिए कि आपने अपने कैरियर पाथ को बनाना कैसे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि अल्टीमेटली अगर आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपने कहाँ पर जाना है, तो यू कैन ईजिली डू इट। और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करें कि मैं आपने डिजाइनिंग में जाना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आपने क्या कोई स्टोन सेटिंग की तरफ, इसमें क्योंकि कई फील्ड्स हैं, एक फील्ड नहीं है, ये बहुत वास्ट है। आपने फाइन ज्वेलरी की तरफ जाना है, आपने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की तरफ जाना है, आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाना है, तो उन सब को आपको पहले से डिसाइड करके फिर अपने कैरियर को परस्यू करना चाहिए।
ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अब बीइंग, अगर आप ये बात करें कि एक तो है ना कि हमारी सोसाइटी के सर्टेन फील्ड्स हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल मानी जाती हैं, और उनको पता है हमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथ, इसमें कुछ भी कर लो, लेकिन उसके अलावा अगर बच्चा कोई भी फील्ड अपनी चॉइस की लेता है, उसको परस्यू करता है, तो आपने जैसे कहा ये जर्नी स्लो ज़रूर है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि वो स्लो है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी की चीज़ करते हो तो वो बच्चा जो दूसरी चीज़ में अगर 4 घंटे लगाएगा तो इसमें अपना, क्योंकि उसका पैशन इन्वॉल्व है, तो वो 8 घंटे लगाने को भी राजी है। अच्छा, इसमें देखें, अक्सर मेरे क्योंकि हम कई अपने फैमिली फ्रेंड्स या डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी लोग मिलते हैं। कई लोग बाय चॉइस गए हुए होते हैं उस फील्ड में, कई लोग जो उनसे हैं वो जाते हैं थ्रू फोर्सफुली, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने उनको कह दिया। मैंने देखा कि शुरू में शायद वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम के ऊपर आकर जब वो एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं, वो पैसे भी कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपना बिल्ड भी करते हैं कैरियर, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना उसमें थोड़ी सी कमी होती है। इसकी वजह से वो फिर डिफरेंट टाइप के हॉबीज और इस टाइप की चीजें करते हैं, क्योंकि आर्ट एंड डिज़ाइन जो है वो आपको सिर्फ एक एजुकेशन नहीं देता, बल्कि वो आपकी लाइफ के अंदर एक सर्टन कामनेस भी लेके आता है। उसमें मेडिटेशन भी है, उसके अंदर एक सर्टन आप कह लें कि एक मुनफरिद होना भी है, और साथ साथ ये सारे इंसान मुनफरिद हैं, अपने आप को कम्युनिकेट करने का भी मौका मिलता है ना अपने डिजाइन के थ्रू, तो आप एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग शायद वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने काम के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर लेकिन इसमें भी देखें, आपको पहले अक्सर ये भी मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स समझते हैं, यानी कि उनका ये परसेप्शन होती है कि दे आर वेरी गुड इन आर्ट एंड डिजाइन, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको इसके लिए प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के साथ मिलकर आपको डिस्कशन करनी चाहिए कि ये मैंने, फॉर एग्जांपल, ये मैंने आर्ट वर्क बनाया है, या ये मैंने डिजाइन बनाया है, या ये मेरा एक प्रोडक्ट है, तो क्या इसके अंदर इतनी वर्थ है, या इसके अंदर इतनी चीज है कि मैं इसको एज ए कैरियर के तौर पे लेके चल सकूं। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन भी होती है हमारी यंगर जनरेशन के अंदर कि शायद ये मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको उस अच्छा बनाने के अंदर एक प्रोफेशनल उसको ज़्यादा बेहतर जज कर सकता है, फिर उसके बाद वो अपने कैरियर पाथ को चूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मेरे ख्याल में, आल्दो पाकिस्तान में काउंसलर्स, कैरियर काउंसलर्स कम हैं, लेकिन मैंने देखा कि अगर आप थोड़ी सी सर्च करें तो आपको राइट पर्सन मिल जाता है अपने आसपास, अपने को जानने वाले लोगों से, या उधर ना भी हो तो वो कहीं आपको गाइड कर देते हैं। जी, ऐसे ही है। जिस तरह मेरे पास अक्सर अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है और वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रहा है, इंजीनियरिंग में, तो आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि आपको बता सकता है कि ये इस फील्ड में आप आगे क्या कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये ऐसी है, जिस तरह अभी पिछले दिनों मेरे पास मेरे एक जानने वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके कुलीग की बेटी ने एडमिशन लिया पीआईटी में, उसने एडमिशन लेना था, तो दे केम टू मी कि जी हमें तो पता ही नहीं है, आप हमें बताएं। तो उनको मैंने गाइड किया, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली वहाँ पे एडमिशन लिया, क्योंकि वाकई वो कहते हैं कि हम अपनी फील्ड में तो आपको बता सकते हैं, लेकिन आपकी फील्ड का हमें नहीं पता। तो वो थोड़ी सी मैंने उनको जब गाइडेंस थी, उनको थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा काम देखा, तो मैंने कहा कि आपको लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है। सो आई थिंक वो कैरियर के लिए आपको थोड़ी सी मेरे ख्याल में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का मामला है। ये देखें ना कि ये तो इस तरह तो नहीं है कि आपने अभी बस कर लिया और उसके बाद आप बैठ गई, तो इससे होल लाइफ उसके लिए जिस तरह आप किसी भी मैं डिफरेंट से एग्जांपल दूंगा कि आप अपने कपड़ों को चूज करने में इतनी एफर्ट करते हैं, लड़कियां और लड़के इवन वो भी जाते हैं, आधा पौना घंटा लगाकर कोई एक शर्ट परचेज करते हैं, तो वो आपने एक इवेंट के लिए पहनना है, तो ये आपकी पूरी लाइफ का है। तो आप इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें, आप थोड़ा सा सर्च करें, क्या इंटरनेट पे रिसर्च करें, लोकल लोगों से मिलें, ऑब्वियसली मार्केट्स में जाएं, जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाकर देखें कि क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, देन चूज। सही, ठीक हो गया, बिल्कुल, क्योंकि गाइडेंस जब तक आप सर्च नहीं करोगे आपको कोई झोली में लाके तो नहीं देगा। ऐसी कुछ हद तक हमारी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सब रिलेटिव फील्ड्स जो हैं उनसे लोगों से बात करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि बहुत मुश्किल भी होता है बाज़ औक़ात उस रेफरेंस से किसी को ढूंढना,
जी समझ आए, क्योंकि बहुत वो मेहनत लगती है, फिर कोई बताए ना बताए तो उसकी मर्जी है। तो एक चीज़ मैं आपसे एज ए पेरेंट अगर पूछूं कि आप क्या कहते हैं आप बच्चों को, कि वो एक तो पेरेंट्स का तो है कि मतलब ठीक है आप बच्चों को परस्यू करने दें, खुद भी रिसर्च करें, बच्चों को भी करने दें, लेकिन आप बच्चों को क्या कहेंगे? आपको लगता है बच्चों में वो पैशन जिनमें नहीं है वो कैसे पैशन को जगाएं, और क्या तरीका है? अच्छा, इसमें पैशन देखें, कोई भी ये सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं है, ठीक है ना, आप किसी भी फील्ड में जाएं। मेरे वालिद साहब कहते हैं अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी कैरियर पाथ चूज करें, लेकिन ट्राई टू एक्सेल टू द लेवल कि आपके मुकाबले में कोई भी ना हो, यानी कि आप यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। अगर आप डॉक्टर हैं तो यू शुड बी अ वेरी गुड डॉक्टर, अगर आप इंजीनियर हैं तो यू शुड बी अ वेरी गुड इंजीनियर, अगर आप डिजाइनर हैं तो यू शुड बी अ वेरी गुड डिजाइनर। अब देखें, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कमिटमेंट चाहिए, पैशन चाहिए। पैशन क्यों चाहिए? पैशन की बात आपने की है। पैशन इस वजह से चाहिए कि कोई भी कैरियर पाथ को लॉन्गर टर्म में अगर आपने परस्यू करना है, तो जब तक आपका पैशन नहीं होगा तो आप उसके अंदर टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उस कैरियर पाथ के अंदर कोई नई चीज जो सी है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका पैशन है तो आप हर दिन हर घंटे नई चीज की सर्च में भी होंगे और नई चीज को परस्यू करने के लिए भी कोशिश करेंगे, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पैशन जो है ना वो एक लाजमी जुज़ है जिसको हर एक इंसान को देखना चाहिए। और इसी पैशन की मैंने बात की थी शुरू में भी कि अगर आप अपने कैरियर पाथ को चूज करें तो उस पैशन को ढूंढें जिसके जरिए आप इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि अक्सर लड़कों में मैंने देखा है कि लड़कों के अंदर बचपन से और ये पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनमें शुरू से कुछ ना कुछ होता है कि वो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, कुछ नई चीज़ बना रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो आजकल तो कई किट्स मिल जाती हैं ऐसी जिसमें आप नए टॉयज, मैकेनिकल किट्स और फिर रोबोटिक्स किट्स हैं और AI की किट्स हैं। तो अब जो पेरेंट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में उस पैशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि इनमें क्या ऐसी खास चीज़ है जो डिफरेंट है जिसकी वजह से इसको और बच्चों को ऑब्वियसली गाइडेंस चाहिए उसके लिए, तो वो कैरियर काउंसलर्स के थ्रू या किसी जाने के थ्रू कर सकते हैं और उनको खुद भी समझ आ जाएगी। एक सर्टन एज, देखें जब एक बच्चा सर्टन एज तक पहुंचता है उसको खुद भी समझ आ जाती है कि मैंने किस, जैसे FA FSC के बाद उनको थोड़ा सा नाव होता है कि वे दे वांट टू गो, तो वो थोड़ा सा खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दे शुड टेक पार्ट इन डिफरेंट लेट्स से जो डिफरेंट हमारे कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, उनके अंदर जाकर वो उनको देखना चाहिए। आजकल तो इतना नॉर्मल है, ऑनलाइन इतनी ज्यादा चीजें आपको मिल जाती हैं, उनको थोड़ा सा परस्यू करके देखें कि क्या उनको अच्छा लग रहा है, कि किस चीज के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्या वो ग्राफिक डिजाइन में ज्यादा यानी कि कंप्यूटर एडिट जो से प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं या वो मैनुअल वर्क में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके मुताबिक दे कैन इजीली चूज देयर पाथ एंड पैशन। मतलब जाहिर है जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे उनको नहीं पता चलेगा, एक्सप्लोर ही नहीं करना तो पता कैसे चलेगा। तो पेरेंट्स को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और बच्चों को करना चाहिए। एक तो वैसे मैंने बहुत महसूस किया है कि बहुत चंद बच्चे होते हैं जो कि अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कहते हैं नहीं हमने कुछ करना है, लेकिन तो बाकी तो बस जो हो रहा है वो हो रहा है यार, पढ़ना है बस पढ़ना है। नहीं, असल में देखें उसमें मसला ये है कि एक्सप्लोरेशन के लिए भी आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को रूम देना चाहिए। और दूसरा एक और चीज के होता है कि हम ये समझते हैं कि शायद ये बुक जोन सी है ये यही सब कुछ है। जो करिकुलम है या जो हमारी कोर्स बुक्स हैं उसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं या आप कह लें कि आउट ऑफ द करिकुलम जो सी एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस थोड़ा कम होता है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मेन स्किल सेट जो है, अगर मतलब नॉलेज अगर कहीं नहीं काम आ रही तो आपका मतलब कहते हैं ना दौर होता है, एक मिट्टी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो भी है हर दौर में स्किल लाजमी काम आता है। नॉलेज इंफॉर्मेशन चेंज जरूर हो सकती है लेकिन स्किल तो वही नहीं रहता। स्किल डेफिनेटली स्किल वो रहता है हैंड जिसमें मैनुअल वर्क, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब तो खैर ह्यूमन भी आहिस्ते आहिस्ते से कट डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन फिर भी स्किल सेट जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं एज जरूर देता है, ये आप कह सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है,
तो आपके लिए कैरियर पाथ को परस्यू करना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यू हैव ए सर्टेन स्किल जो एक और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतर होती है। अगर कोई नया पर्सन उस स्किल में आएगा तो उसको वो वहां से स्टार्ट करेगा जहाँ से आपने चंद साल पहले किया था, तो आप कुछ ना कुछ आगे अपने आप को लेकिन इसके लिए अगेन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और पैशन, ये सब चीजें। सर आपकी तरफ से एक मैं अगर मैसेज लेना चाहूँ पेरेंट्स के लिए, एक अलग मैसेज और एक स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, बच्चों के लिए मैसेज, तो वो क्या होगा? जी, पेरेंट्स के लिए मेरा जो सा मैसेज है वो ये है कि क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत शुरू से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि उनका बच्चा किस चीज़ में बेहतर है, क्या वो स्पोर्ट्स में बेहतर है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, क्या वो आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, या साइंसेस की तरफ जाना चाहता है, या उसके अंदर मैथ्स की स्किल्स जो सी हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो शुरू से उसको ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स उनसे हैं इस चीज़ को थोड़ा सा लेटर स्टेज पे ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन ये चीज़ें बचपन से ऑब्ज़र्व करने वाली हैं, और उसको देखते हुए उनको कैरियर पाथ के लिए गाइड करें, और साथ साथ उनको बताएं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कैरियर पाथ में जाना है तो उसकी ये रीज़न है क्योंकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है। और डेफिनेटली उसके अंदर और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि काउंसलर के साथ थोड़ा सा बैठकर उस थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग करवाना, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स के साथ मिलना, ताकि वो बेहतर तरीके से फैसला कर सकें कि उन्होंने किस फील्ड में अपने बच्चे को लेके जाना है। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपने अंदर, आप जिस भी कैरियर पाथ में जाएं, आप अपने अंदर पैशन लेकर आएँ उस कैरियर पाथ के लिए, आप हार्ड वर्क करें उसको परस्यू करने के लिए, और थर्ड कौन सी चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें और टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि हमारे जितने भी कैरियर पाथ्स आप परस्यू करेंगे उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके अंदर आपको एक सर्टेन टाइम चाहिए, क्योंकि इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक कैरियर में जाएं और फ़ौरन से पहले आपको बहुत ज़्यादा पे मिल जाए, आप एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दें। थोड़ा सा उसमें आपको टाइम, पेशेंस चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच ए पॉइंट जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आपने जो मेहनत की है वो रायगा नहीं गई, बल्कि उसका कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो आपको ज़रूर मिला। तो सर थैंक यू सो मच। बहुत मतलब हमने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की हैं और पता चला कि मतलब आप किस तरह आए हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक करियर में, आप अगर आपने अपनी जगह बनानी है उसके लिए। सो आई होप कि हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, दोबारा एक और सेशन करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, आपके भी आने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए भी बहुत वैल्यूएबल थी। जितना मतलब मुझे नॉलेज अभी मिला है बात करने से, तो आपको भी कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। जहाँ पे आपको कुछ ज़रूरत है मज़ीद पूछने की, गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। Also don't forget to like and share the video. See you in the next one. Till then, Allah Hafiz, bye.